जय हिंद। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट है बीए थर्ड सेमेस्टर की, उसमें जो आपकी कहानी है तीसरी कसम, मेरे दोस्त आपकी जो कहानी है तीसरी कसम, उसको किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। अब रेणु जी का जो थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं, इसके बाद इसके पाठ का सारांश देखते हैं। ठीक है, और फिर जो कहानी अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो कहानी का जो पीडीएफ होगा टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा उस टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं इनका। और तो जीवन परिचय में बात करें तो इनका जो जन्म होता है मेरे दोस्त, ठीक है, जो जन्म होता है इनका वो होता है 4 मार्च 1921 ईस्वी को। कब होता है? 4 मार्च 1921 ईस्वी को होता है इनका जन्म। ठीक है, और मृत्यु जब होती है इनकी, देखिए 4 मार्च को इनका जन्म होता है और जो इनकी मृत्यु होती है वो होती है 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, ये आप लोग कापी पेन लेकर के बैठिएगा, साथ साथ मेरे नोट करते जाइएगा। ठीक है, और फिर जो है इनका कहाँ पे इनका जन्म हुआ? 4 मार्च 1921 ईस्वी को। 1921 ईस्वी को ये जन्म होता है और मृत्यु होती है इनकी 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को। ठीक है, मार्च के बाद आता है क्या? अप्रैल। मार्च के बाद अप्रैल, तो मार्च में जन्म हुआ, मृत्यु हो गई अप्रैल में। और कब हुई जन्म? कब हुआ? 4 मार्च को हुआ और मृत्यु हुई 11 अप्रैल को। ठीक है, और ये 1921 ईस्वी में हुई है, 1977 ईस्वी में। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। अब स्थान देख लेते हैं, तो किस स्थान पर इनका जो है जन्म होता है? तो स्थान इनका है बिहार। ठीक है, बिहार, ये लिखा हुआ अररिया बिहार। अररिया कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो बिहार में इनका जन्म होता है। और अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में जीवन परिचय, कि फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें रेणु कहते हैं, ठीक है, आंचलिक कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। रेणु ने ग्रामीण अंचल के संपूर्ण परिवेश को, वहाँ के वैविध्यपूर्ण जीवन को, सांस्कृतिक तौर तरीकों को अपनी कहानी के द्वारा पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है। ठीक है, अपनी कहानियों में रेणु जो है आधुनिकता की चकाचौंध के कारण ग्रामीण परिवेश के युवकों को शहर की ओर पलायन करते हुए अंकित किया है। रेणु के कहानी संग्रहों में ठुमरी इनके जो कहानी और कहानी है, जिनके इसके अलावा कहानी है कौन कौन सी? ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ आपको लिख लेना है। ठीक है, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, और उसके बाद है एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। कम से कम 3-4 कहानी इनकी ज़रूर आपको याद होनी चाहिए। तो ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ठीक है, ये याद हो जाएंगी। और टेबुल, और यही तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इसे कहते हैं तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है, पूरी जो नाम है कहानी का वो क्या है? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है, 3 बिंदिया, पंचलाइट, ये सब इन्हीं की कहानी है। रसप्रिया, ठेस, तो ये सब आप लोग अपने जो है उसमें लिख लीजिएगा कॉपी बुक में। फिर जो है इनके सारांश के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, कि पाठ का सारांश जो है उसके बारे में। ठीक है, तो रेणु की कहानियों में जो है क्या होता है कि आंचलिक जीवन के हर रूप रंग आदि को बांधने की कोशिश की जाती है। इनकी भाषा में जादू सासर है। इनकी भाषा में जादू सासर है, जो पाठकों को, मतलब जादू का मतलब है कि पाठकों को जब पढ़ते हैं तो उन पे जादू हो जाता है, उनको पढ़ने के लिए वो विवश हो जाते हैं, पाठकों को सहज भाव से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, रेणु एक अद्भुत कथाकार हैं और उनकी कहानियों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मानो कोई कहानी को सुना रहा हो। ठीक है, लगता है कि कोई कहानी जो है सुना रहा है, मुझको ऐसा प्रतीत होता है जब इनकी कहानी को पढ़ते हैं। मतलब बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, ये बहुत अच्छे कहानीकार हैं। ग्राम्य गीतों का प्रयोग इन्होंने अपनी कहानियों में बड़े ही उत्साह के साथ किया है। जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें इन्होंने ग्राम में जो है गांव का परिवेश के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, ग्राम्य परिवेश के बारे में। और फिर बात करते हैं कि तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पाठ का सारांश।
पाठ का सारांश। ठीक है, इस कहानी में देखिए तीसरी कसम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस कहानी में क्या होता है कि 3 कसम खाते हैं। जो इसके पात्र होते हैं वो 3 कसम खाते हैं। ठीक है, तो तीसरी कसम कौन सी है, पहली कसम कौन सी है, दूसरी कसम कौन सी है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इस कहानी में प्रेम की एक गहरी पीड़ा को चित्रित किया गया है। इसमें प्रेम के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रेम की गहरी पीड़ा को चित्रित किया गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र या नायक हीरामन बैलगाड़ी वाला भोला भाला बिहारी युवक है। कौन है? हीरामन बैलगाड़ी वाला, हीरामन। ठीक है, हीरामन जो है वो प्रमुख पात्र है इस कहानी का, और बैलगाड़ी वाला भोला भाला ये बिहारी युवक है। एक बार सेठ के कपड़े की गांठें पकड़ी गईं। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि सेठ के कपड़े की गांठें जो है पकड़ी गईं, तो रात के अंधेरे में भागकर अपने बैलों के साथ जान बचाई थी इसने। ठीक है, अपने बैलों के साथ जान बचाई, तब उसने पहली कसम खाई थी कि वह तस्करी का माल कभी भी नहीं ढोएगा। ठीक है, तस्करी का माल जो है कभी भी नहीं ढोएगा, यानी कि पहली कसम कौन सी थी कि वो जो है, एक बार क्या हुआ था कि सेठ के कपड़े की गांठें पकड़ी गईं। सेठ के कपड़े की जब गांठ पकड़ ली गई तो रात के अंधेरे में इसने भाग करके अपने बैलों के साथ जान बचाई थी। तब से उसने पहली कसम खाई थी, जो फर्स्ट कसम थी इसकी, जो पहली कसम क्या थी वो खाई थी कि मैं जो है आज से तस्करी का माल कभी भी नहीं ढोऊंगा। ठीक है, जो तस्करी का माल होता है वो नहीं तो क्यों नहीं ढोएगा, क्योंकि दोबारा पकड़ ली जाएगी। तो उस पहली जो है उसके बैलों के साथ अपनी जान बचाई थी पहली बार, तो दोबारा क्या पता जान बचे कि ना बचे। ठीक है, तो पहली जो कसम खाई थी इसने वो ये थी। अब आगे चलते हैं कहानी में। एक दिन बांस की ढुआई में हीरामन की बैलगाड़ी जो है एक बग्घी से टकरा गई। ठीक है, एक बग्घी से टकरा गई। एक दिन क्या हुआ कि बांस की जो ढुआई कर रहा था तो उसके हीरामन की जो बैलगाड़ी थी एक बग्घी से टकरा गई। बग्घी की छतरी टूट जाने के कारण बग्घी हाँकने वाले ने उससे कोने से मारा था। ठीक है, तो उसने दूसरी कसम खाई थी कि वह कभी भी बांस नहीं लादेगा या ढोएगा। देखिए, जब ये बैलगाड़ी हो गई, ठीक है, अब ये बैलगाड़ी हो गई, मान लीजिए 2 बैल हैं। ठीक है, और ये बैलगाड़ी पीछे लदी हुई है, तो बैलगाड़ी में अब बांस बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे। ठीक है, ये बांस लदे हुए हैं, तो बैलगाड़ी में जब बांस लदे होते हैं तो क्या होता है कि बग्घी की छतरी, एक दिन क्या हुआ कि जब वो ढुआई कर रहा था बांस की, ठीक है, हीरामन की बैलगाड़ी एक बग्घी से टकरा गई। अब बग्घी से टकरा जाएगी, मान लीजिए कोई बग्घी है, बग्घी से टकरा गई तो इसके जो लंबे लंबे बांस हैं उसकी छतरी में लड़े। ठीक है, जो छतरी में लड़े तो छतरी गई टूट। अब छतरी टूट गई तो उसकी जिसकी छतरी थी बग्घी वाले ने क्या किया, इसके कोने से मारा था। तो कोनों से मारा था, तब से उसने दूसरी कसम खाई कि वह क्या करेगा, बांस नहीं लादेगा, कभी भी बांस जो है नहीं लादेगा, ढोएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले कसम। ये सेकेंड कसम थी इसकी, जो थर्ड मतलब दूसरी कसम ये थी। इसके बाद की घटना बहुत ही रोमांचक है थोड़ा सा। इसके बाद की घटना है फारबिसगंज की नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई उसकी गाड़ी में सवार हुई। आप देखिए, बैलगाड़ी में एक फारबिसगंज की नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई जो थी उसकी गाड़ी में सवार हुई, और उस पर अपरिचित महिला से उसका मानसिक तादात्म्य हो गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि आप लोग पढ़ के बताइएगा कि इसे क्या कहते हैं। तादात्म्य, ता फिर दा फिर आधा ता फिर मा फिर या, हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, तादात्म्य। ठीक है, तादात्म्य हो गया का मतलब है मानसिक तादात्म्य का मतलब प्रेम हो गया। ठीक है, प्रेम हो गया, प्रेम का मतलब समझते हैं आप लोग, लव हो गया। तो हीराबाई जो थी कि इसके बाद की घटना कौन सी, कि फारबिसगंज की नौटंकी में नाचने वाली एक हीराबाई थी, उसकी गाड़ी में सवार हो गई। किसकी? हीरामन बैलगाड़ी वाले की। ठीक है, अब सवार हुई तो उससे क्या हुआ कि प्रेम मिलाप हो गया। ठीक है, प्यार हो गया। अब जब उसको मैं प्यार नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मानसिक तादात्म्य हो गया। ठीक है, बाद में उसने तीसरी बार कसम खाई थी कि भाड़ा चाहे जितना भी मिले, भाड़ा चाहे कितना भी मिले, अब वह ऐसी लदनी कभी ही नहीं करेगा, मतलब किसी को ऐसी अपरिचित व्यक्ति को कभी भी नहीं ला देगा अपनी बैलगाड़ी में। ठीक है, तो ये 3 कसम हो गई इनकी। और यह कहानी गाड़ीवान हीरामन
एवं नौटंकी की नर्तकी हीराबाई के बीच उत्पन्न सरल सहज एवं स्निग्ध प्रेम संबंधों की है। यानी कि जो हीरामन बैलगाड़ी वाला और जो नौटंकी की जो हीराबाई थी, इनके मध्य जो प्रेम का जो वर्णन होता है इस कहानी में किया गया है। ठीक है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर ही वासु भट्टाचार्य के निर्देशन में तीसरी कसम फिल्म बनी थी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एक बात है उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्या कि तीसरी कसम, एक सेकेंड, तीसरी इस पे लिखते नहीं बनना ना, तीसरी कसम उंगली से लिखना पड़ता है तो लिखते नहीं बनता है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, चलो माँ ऊपर लिख दे रहे हैं गुलफाम। ठीक है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम जो कहानी है इस पर वासु भट्टाचार्य के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? वासु भट्टाचार्य, वासु भट्टाचार्य के निर्देशन में क्या हुआ था? तीसरी कसम फिल्म बनी है मेरे दोस्त। तो इस फिल्म को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। उस कहानी में इस तीसरी कसम में क्या है, पूरी कहानी पर ही ये फिल्म बनी है। ठीक है। तो इस फिल्म को आप लोग देख लीजिएगा जिससे कि आपको पता चले कि इस कहानी में क्या है। हालांकि मैं इसका पीडीएफ जो है डाल दूंगा तो आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा। पीडीएफ पढ़ने में जानते हो कितने पेज हैं इसमें? लगभग 26 से 27 पेज हैं। 26 से लगभग 27 पेज हैं। ठीक है। 26-27 पेज की एक कहानी है। इसको आप लोग अगर समय हो तो पढ़ लीजिएगा, ना समय हो तो फिल्म देख लीजिएगा, या फिर फिल्म का भी समय ना हो तो सारांश जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है। इस प्रकार से हालांकि इतना समय तो आप लोगों के पास होगा ही पढ़ने के लिए, फिल्म देखने के लिए हो या ना हो, लेकिन पढ़ने के लिए समय आप लोग निकालिएगा। ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद है कि तीसरी कसम फिल्म जो बनी थी उसके मुख्य भूमिका राज कपूर और वहीदा रहमान ने निभाई थी। ठीक है। राज कपूर हीरो थे और वहीदा रहमान हीरोइन थी। ठीक है। इसके निर्माता प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र थे। यह फिल्म हिंदी सिनेमा जगत में मील का पत्थर मानी जाती है। मील का पत्थर कौन मानी जाती है, कौन सी फिल्म? तो यही तीसरी कसम। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रिलेटेड आपको परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं उस कहानी का, या फिर आप जो भी कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई आप लोगों को दिया जाता है। और आप लोग जो है इस पर जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ऐड हो जाइएगा, जिससे कोई भी वहाँ पर जानकारी होती है तो सबसे पहले आपको दी जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।